लोग आज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट देखते हैं। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। एवरीथिंग शुड बी मेंशनिंग द प्रॉब्लम। आपके पास सारी अमाउंट आपके सारे पास आपको ये फॉर्मेट में जो है उस फॉर्मेट के जरिए आपको सॉल्व करना है। सो पहले हम लोग आज देखेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, कौन से सब्जेक्ट है वो बताए थे और कैसे पढ़ाई करना है वो बताया था। इन शॉर्ट थोड़ी डिटेल बताई थी कॉस्ट शीट में कैसे कैसे प्राइम कॉस्ट किसके बोलते हैं, वर्क कॉस्ट किसको बोलते हैं। तो आज एग्जैक्टली कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। सो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, हमेशा कोई भी अकाउंट का प्रॉब्लम रहेगा तो पहले आएगा आपका इन द बुक्स ऑफ। इसके लिए पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये सारी डिटेल ये मेसेज के लिए बताई जाए, मतलब एक कंपनी का नाम रहेगा, एक पर्सन्स का नाम रहेगा, तो इन द बुक्स ऑफ की जगह पे वो चीज जानिए। इसके बाद आप क्या बना रहे हो, तो कॉस्ट शीट बना रहे हो। इसके लिए कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, क्योंकि कॉस्ट शीट हमेशा साल के लिए बनाई जाती है, वीकली बनाई जाती है, फोर्टनाइट 15 दिन के लिए बनाई जाती है, मंथली बनाई जाती है, क्वार्टरली बनाई जाती है, हाफ ईयरली बनाई जाती है। इसके लिए आपके कॉस्ट शीट में दिया रहेगा कि ये कॉस्ट शीट कौन से साल के लिए बनाना है, फॉर द ईयर 2013, 2012। तो जो चीज है वो यहाँ कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड की जगह पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर कॉलम रहेगा, एक अमाउंट कॉलम रहेगा, दूसरा भी अमाउंट कॉलम रहेगा, और यहाँ सीपीयू का मतलब लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने बताया था कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक मटेरियल के लिए कितना कॉस्ट लगता है, पर यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, दैट इज योर सीपीयू। पहला कॉलम सर किसके लिए, दूसरा कॉलम किसके लिए। तो पहले कॉलम में आपको क्या करना है, जो इंडिविजुअल डिटेलिंग होगी, जैसे कि आपको मटेरियल कॉस्ट निकालना है, तो मटेरियल कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो कुछ अपने पास ओपनिंग स्टॉक रहेगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो पूरा जो चीज इधर में आएगी वो सारी पहले फर्स्ट कॉलम में लिखिए। जो आपका फाइनल टोटल आएगा वो आप कहां मेंशन करोगे, आपके सेकंड में, और जो आपका फाइनल टोटल आएगा उसका ही कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ओके, सो पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, पहला पार्ट आएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो हम लोग ने लास्ट ईयर में शायद मैनेजमेंट अकाउंट में सीखा था कि स्टॉक के कितने टाइप है। तो अभी आपके पास ये बात क्या रहेगा, आप कॉस्ट बना रहे हो, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, तो कॉस्ट में आपके पास तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं। एक रॉ मटेरियल होता है जो पहले मटेरियल बनाने के वक्त लगता है, दूसरा उस होने के बाद आपको इस प्रोसेस के ऊपर वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक मिलता है, और जब भी आपका प्रोडक्ट रेडी होता है तो आपको तीसरा स्टॉक मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर फिनिश गुड्स। ओके, सो रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्किंग प्रोग्रेस स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक। सो पहले डायरेक्ट मटेरियल जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको कौन सा स्टॉक लेना है, अपनी रॉ मटेरियल का। फिर हम लोग क्या करेंगे, हर वक्त हम लोग को कुछ ना कुछ परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी नहीं लगेगी, अपने को बहुत सारी क्वांटिटी लगेगी। इसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग ऐड करेंगे परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ऐड करेंगे, मतलब मैंने मटेरियल बनाने के लिए कुछ नया परचेस रॉ मटेरियल दिया तो उसको ऐड करना है। ऐड कैरेज इनवेट, उस मटेरियल को फैक्ट्री तक लाना है तो मेरे को कैरेज इनवर्ड या फ्रेट चार्जेस लगते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आएगी, रॉ मटेरियल में आएगी। एंड ऑक्ट्राई चार्जेस होगा तो उसको भी लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें सब लोग हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, लास्ट में हम लोग एक फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट को आप देख लो। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एट कैरेज इनवर्ड फ्रेट, एट ऑक्ट्राई, ये 90% आने वाली चीजें। इसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिर
उसका लेस रिटर्न भी होगा, तो लेस परचेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। अभी इसका दो तरीका है, आप यहां से भी माइनस कर सकते हो या बाद में भी माइनस कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज करने के बाद आपको एक कॉस्ट मिलेगी, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलेंगे? मटेरियल कंज्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूम? कंज्यूम मतलब यूज, मतलब मैंने मेरे पास स्टॉक था, इतना मैंने परचेस किया, इतना मेरे को खर्चा हुआ, इतना ऑपरेट चार्जेस हुआ, इतना मेरे पास बचा, और इतना मैंने जो खराब मटेरियल था उसको रिटर्न किया, उसके बाद जो मेरा बचा वो दैट इज माय मटेरियल कंज्यूम। बराबर। ये होने के बाद ये हुआ आपका फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट आपने देखा था डायरेक्ट वेजेस। कौन सा? डायरेक्ट वेजेस। 90% आपके प्रॉब्लम में डायरेक्ट वेजेस देंगे या डायरेक्ट लेबर। क्या देंगे? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। ये 99.99% आपके टीवाई के सिलेबस में डायरेक्ट अमाउंट देते हैं। इसके अलावा आपको प्रोडक्टिव वेजेस देंगे। क्या देंगे? प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव, डायरेक्ट और लेबर, डायरेक्ट लेबर तीनों का मतलब एक ही है, डायरेक्ट आउटर में लिख देने का। ओके, देन डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी डायरेक्ट 99% इसका डायरेक्ट अमाउंट आता है या नहीं आता, बट आ गया तो कैसे? कोई पर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या? सपोज एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए एक डाई लगती है या डिजाइन लगता है, वो पर्टिकुलर डिजाइन उसके अलावा किसी जगह पे यूज नहीं होता, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब उस पर्टिकुलर चीज के अलावा उसका यूज नहीं है, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के लिए उसका यूज होता है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और ये सारी चीजें करने के बाद आपको जो मेन कॉस्ट मिलेगा दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। समझा? सो प्राइम मतलब आपके चीज में हर बार मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की चीज है। इसके लिए जब भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों टोटल को ऐड करोगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट मिलता है, दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। ओके, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डैश प्लस डैश। तो आपको याद आना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज योर माय प्राइम कॉस्ट। ओके, क्लियर? ये इतना फॉर्मेट हुआ। अभी टेंशन नहीं है, ये सारी चीजें आपके प्रॉब्लम में मेंशंस रहेगी, आपको कुछ लेना नहीं, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। बाकी सारी अमाउंट आपकी डिटेलिंग सारी आपके प्रॉब्लम में मेंशंस रहेगी, आपको बस वो वैल्यू उस फॉर्मेट में पुट अप करनी है। ओके, सो ये आपकी मेन कॉस्ट हुई। अभी इसके अलावा भी बिजनेस में होती है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसके लिए इस कॉस्ट में ऐड करने का इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी मेरे को बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हुई, आपकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हुई, आपकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुई, तो ये सारी कॉस्ट किसमें आएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, सो पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, पहले क्या लेने का? फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब जितनी भी फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, बराबर, ये डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें कहाँ आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगी। ओके, जो फाइनेंशियल चीजेस होगी उसको इग्नोर करने का, जितनी मटेरियल बनाने के लिए रहेगा उसको लेने का। ओके, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा रहेगा, सपोज मैनेजर होगा तो मैनेजर फैक्ट्री में होता है, तो मैनेजर की सैलरी बोला, मैनेजर का रेम्युनरेशन बोला, किसमें आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ओके, सो इसको करने के बाद आप इंडिविजुअल चीज पहले कॉलम में लिखोगे, फिर आपको एक अमाउंट मिलेगा, वहां पुट अप करना है उस अमाउंट को। ओके, उसमें से ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या ऐड करोगे आप? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। आपके प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, तो आपको वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की टोटल होने के बाद आपको उस अमाउंट को क्या करना है? ऐड करना है फॉर्मेट में। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो क्लोजिंग स्टॉक प्रॉब्लम में दिया है WIP का, उसको माइनस करने का, और लेस
सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब अपने पास है, जैसे कि मेरे पास रद्दी का पेपर है, मैंने पेपर लिया, रद्दी में डाला, स्क्रैप है, बट उसको बेचने के बाद मेरे को एक पेपर 4 रुपए में मिलता है, बट मेरे को रद्दी में कुछ ना कुछ 2 रुपए मिलेगा, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। वो सारी चीज को माइनस कर देगा और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको हम लोग कभी कभी फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी फैक्ट्री की कॉस्ट है। ओके, ये होने के बाद वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट होने के बाद दूसरा कंपोनेंट आएगा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे यहाँ रिकॉर्ड करने हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट हुआ, ऑफिस सैलरी हुई, स्टाफ सैलरी हुई, बराबर, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ, ये सारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। तो ये सारी चीजें आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सारी चीजें आपके प्रॉब्लम में मेंशन रहेगी, आपको बस आपके वहां लिखना है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी ये पार्ट आएगा तब उसको जॉट डाउन करना है। ओके, जो इंडिविजुअल चीज है सेम इसी तरह जो इंडिविजुअल चीज है वो यहाँ आएगी, और फिर अमाउंट ये कॉलम है, इसमें ऐड, बट इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपको लेस करना है, और फिर जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे हम लोग ने कंसेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग ने देखे थे। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला। तीसरा कंपोनेंट आपका आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जितना बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना खर्चा लगता है वो, सेलिंग एक्सपेंस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पैकिंग हुआ, ब्रांड एम्बेसडर हुआ, कैटलॉग प्राइसिंग हुआ। ओके, ये सारी चीजें किसमें आएगी? वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, सारी चीजें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगी। उस अमाउंट को, इंडिविजुअल अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, उसकी अमाउंट निकालनी है, और यहां अमाउंट आएगी टोटल थर्ड कॉलम में, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब अभी मेरी बेसिक कॉस्ट भी ऐड हुई और बिजनेस की बाकी बची हुई सारी कॉस्ट हुई, उस सारे कॉस्ट को मैंने यहां कंसीडर किया है। ओके, ये आपकी सारी मेन कॉस्ट हुई, उस सारे कॉस्ट को मैंने कंसीडर किया है, और अभी मेरे को बिजनेस की एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो सारा मेरा यहाँ मेंशन हो चुका है। बट हर बिजनेसमैन उस चीज को प्रॉफिट में बेचना चाहता है, इसके लिए उसकी एक सेलिंग प्राइस बनती है, दैट इज योर सेल्स। ये अमाउंट आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी मेरे को सपोज 100 रुपया एक कॉस्ट बनाने के लिए लगा, तो मैं 120 में बेचूंगा, मतलब 20 रुपया मेरा एक्स्ट्रा है, वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हुआ तो ऐड करो, लॉस हुआ तो माइनस करो। ओके, सो दिस इज योर कॉस्ट शीट फॉर्मेट। वापिस एक बार हम लोग देखते हैं, हमेशा प्रॉब्लम में आपको बताया जाएगा इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में आपकी कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट साल के लिए बनानी है, वीकली बनानी है, मंथली बनानी है, कैसे बनानी है वो यहाँ मेंशन रहेगा। देयर शुड बी अ 3 column, 1 particular, 1 2 amount column and CPU. Okay, so first component is direct material. How to get direct material? So opening stock of raw material, add purchase of raw material, add carriage inward of freight, add octroi,
purchase of raw material, you should get the material consumed. Then second consumed is direct wages or labor or productive wages. It should be directly mentioned in your problem. ये डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, आपको बस वहां लिख देना है, इसमें कुछ वैरायटी ज्यादा नहीं रहेगी. डायरेक्ट एक्सपेंस should be directly given in the problem. Okay, so after you add that amount, you should get prime cost. Then second part is this is your all direct cost. So cost is two types. मैंने लास्ट टाइम में बताया था लेक्चर में, कॉस्ट में दो तरीका है, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है. सो सेकंड कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला कंपोनेंट आता है फैक्ट्री ओवरहेड. इसमें आपको जितनी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे है उस सबको यहां जॉट डाउन करना है. फर्स्ट इसमें उसकी टोटल निकालनी है, फर्स्ट कॉलम में अमाउंट, फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस करना है. आपके प्रॉब्लम में सेल ऑफ स्क्रैप मेंशन होगा तो उस चीज को भी माइनस करना है. देन यू शुड गेट वर्क कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, ऐड माइनस. उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. जितनी भी ऑफिस रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड खर्चे होंगे, ओवरहेड्स रहेंगे, उसको पहले कॉलम में लिखना है, फिर उसकी टोटल करना है, उसको नाम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया रहेगा तो उसको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा तो उसको माइनस करना है. सो यू शुड गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. थर्ड कंपोनेंट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. जितने भी सेलिंग रिलेटेड खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड खर्चे हैं, उसको सारे चीज को आपको पहले कॉलम में लिखना है इंडिविजुअली. डायरेक्ट होगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिखो. देन यू शुड गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल. उसके बाद इस टोटल कॉस्ट को आप इस प्रॉब्लम में दी हुई सेल प्राइस के साथ कंपेयर करना है. देन यू शुड डिसाइड whether it should be a profit to me or loss to me. Okay, so this is your format. But आपके मन में एक क्वेश्चन रहेगा, सर ये तो ठीक है, आपने सारी चीजें बता दी, बट सर आपने थर्ड कॉलम के बारे में नहीं बताया. तो हाउ टू कैलकुलेट CPU? टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड. तो यहाँ एक कॉलम में एडिशन करूंगा कि आपकी कॉस्ट शीट जब भी बनेगी तो यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड, ये दो यहाँ मेंशन करना है. कोई फॉर्मेट में अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ ही एक यूनिट का कॉलम बना देंगे और यहाँ लिखने का यूनिट. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन न्यू कॉलम वी शुड राइट इन द फ्रंट यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड. ओके, सो जब भी आपको निकालना है तो आपको टोटल डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड का फार्मूला यूज करना है. बट आपके माइंड में सेकंड अभी क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है आप बोल रहे हैं यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड, बट कभी मेरे को यूनिट प्रोड्यूस यूज करना है, कभी यूनिट सोल्ड करना है. तो टिल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको टोटल डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला यूज करना है. मतलब अभी मेरे को इसका CPU निकालना है, मटेरियल कंज्यूम, तो मैं मटेरियल कंज्यूम की टोटल डिवाइड बाय मेरे जितने भी यूनिट प्रोड्यूस है उसको डिवाइड करूंगा, मेरे को यहाँ का CPU मिलेगा. देन अभी मेरे को डायरेक्ट वेजेस का निकालना है, तो डायरेक्ट वेजेस की टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, तो मेरे को यहाँ का CPU डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस का CPU मिलेगा. माय प्राइम कॉस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, आई गॉट CPU ऑफ प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितनी भी फैक्ट्री की टोटल है उसको यूनिट प्रोड्यूस के साथ डिवाइड करूंगा, उसका मेरे को CPU मिलेगा. देन वर्क कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, I got the CPU of work cost. Office administration cost divided by unit produce, I got CPU of offices. बराबर, same cost of. अभी मैंने क्या बोला, till cost of production you should use the formula total divided by unit produce. मतलब अभी इसके आगे जितने भी आएंगे उसके लिए फॉर्मूला आएगा after cost of production
टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, बराबर। सो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मेरे को सीपीयू निकालना है, तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, सीपीयू मिला। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, सीपीयू मिला। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, आई गॉट टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, आई गॉट सीपीयू ऑफ प्रॉफिट। सेलिंग अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, आई गॉट, बराबर। समझा आपको कैसे कॉस्ट शीट बनाना है, हाउ टू कैलकुलेट सीपीयूज अमाउंट, ओके। अभी कभी कभी इस प्रॉब्लम में ये चीज आती है कि आप कॉस्ट शीट तो बना रहे हो, बट कभी कभी आपके प्रॉब्लम में यूनिट प्रोड्यूस देंगे, यूनिट सोल्ड नहीं देंगे, और आपके प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स देंगे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स देंगे। तो आप बोलेंगे अरे इस प्रॉब्लम में तो यूनिट प्रोड्यूस दिया है, यूनिट सोल्ड नहीं दिया है। तो पहला फॉर्मूला, जब भी आपके प्रॉब्लम में यूनिट प्रोड्यूस दिया है और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स नहीं दिए, तो ओपनिंग स्टॉक, यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड विल बी द इक्वल, एक ही रहेगी। बट आपके प्रॉब्लम में ऐसे दिया है कि यूनिट प्रोड्यूस दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आप लोग यूनिट सोल्ड की अमाउंट निकाल सकते हो। सो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, ये करके एक फॉर्मूला है, उसमें आप लोग क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमेशा ये फिनिश गुड्स का होता है, रॉ मटेरियल का नहीं होगा, ओके। सो कितने मेरे ओपनिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स हैं, एड प्रोड्यूस यूनिट या यूनिट्स प्रोड्यूस, उस अमाउंट को ऐड करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे को जो मिलेगा दैट इज माय यूनिट सोल्ड। तो अभी देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक प्रॉब्लम में बोला है 3, मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, यूनिट प्रोड्यूस मेरे को दिया नहीं है, बट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के 2000 यूनिट है और यूनिट सोल्ड मेरा कितना है, 20000 है। तो मैं निकाल सकता हूं क्या यूनिट प्रोड्यूस, निकाल सकता हूं। देखो 20000 यूनिट सोल्ड है, 2000 मेरे क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक नील है, तो अभी मैं क्या करूंगा, 20000 में 2000 ऐड करूंगा, 22000 इज माय यूनिट प्रोड्यूस। अभी ये नहीं दिया है और मेरे को पता है कि यूनिट प्रोड्यूस 22000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 2000, तो 22000 माइनस 2000, 20000 इज माय यूनिट सोल्ड, ओके। और ओपनिंग स्टॉक दिया तो फिर सेम टू सेम करना है। सपोज यहां 3000 ओपनिंग स्टॉक है, तो 22000 प्लस 3000 25000, 25000 माइनस 2000, 23000 इज माय यूनिट। समझा कैसे निकालना है। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% बहुत बार ऐसे करते हैं कि ये सारी चीजें दी जाती है और आपको यूनिट कैलकुलेट करना है, और आपके माइंड में ये बैठा रहता है कि यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। आप लोग ध्यान नहीं देते, आपको अलग से मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और आपका जहां फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक है वहां आपको ब्रैकेट में ऐसे देंगे 2000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक 3000 यूनिट्स। तो आपको पता होना चाहिए ये मेरे कैलकुलेशंस के लिए यूज होंगे, ये देखना है, ओके। सो पहले ये सब आज की लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, फॉर्मेट और ये, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सो आज का जो लेक्चर से आपको समझ में आएगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बिंदास बिना झिझके पूछ लो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, आप लोग मेरे को पूछो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।